हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं साउंड वेव, यानी कि ध्वनि तरंग। यही आवाज़ जो आप हमारे बोली हुए शब्दों को आप सुन पा रहे हो, यही चीज़। गाना कोई गुनगुनाता है कि बहार हो फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है। हम सुनते हैं रेडियो के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आवाज़ सुनने में मदद करता है कौन? स्पीकर्स। ठीक है। यानी ये साउंड वेव को बूस्ट करने के काम करते हैं, या अलग अलग सिग्नल को अलग अलग, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो, अरे कन्वर्जन की बातें हैं, ये सब छोड़ो हटाओ। मतलब सिंपली हम जिन आवाज़ों को सुनते हैं ये एक तरंग है। ठीक है। तो इसी के बारे में आज की ये क्लास होने वाली है और इसी को हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है। ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। मैं लेकिन एक चीज़ रिकॉल के तौर पे आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th, जो बच्चे सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं जो देख पा रहे हैं क्लास 9th के हैं या एनडीए के तो हैं ही हैं, जो साफ साफ लिखा है कि मिशन एनडीए 1 2024। तो एनडीए के अलावा क्लास 9th के बच्चों के लिए जो बेस पे स्पेसिफिकली यूपी बोर्ड से हों, बिहार बोर्ड से हों, सीबीएसई बोर्ड से हों या आईएससी बोर्ड से हों, आईएससी को आईसीएसई बोलते हैं, तो हर बोर्ड के बच्चे के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए अब अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम सभी लोग स्पीकर्स के बारे में जानते हैं, ये लाउड स्पीकर्स हैं। लाउड स्पीकर क्या करते हैं कि आवाज़ को लाउड करने के काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम है लाउड स्पीकर। रेडियो भी एक ज़माने में काफ़ी चलता था, जब रेडियो के थ्रू लोग न्यूज़ वगैरह, गाने वगैरह, एफएम वगैरह और क्रिकेट की कमेंट्री सुना करते थे। लेकिन अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है और हर घरों में अब ये इंस्ट्रूमेंट देखने को नहीं मिलता। वरना जब हम लोगों के बचपन के टाइम पे रेडियो और टेप एक आम बात हुआ करती थी, जिनके सारे हम लोग गाने वगैरह सुनते थे कैसेट्स के जरिए, टेप में। ठीक है ना। तो बिना एकदम फ्रिक्वेंटली फटाफट अंदाज में इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो समझते हैं हम लोग कि साउंड क्या है। तो साउंड एक प्रकार की बेटा एनर्जी है। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो हमारे सुनने की क्षमता को यानी कि हमारे कानों को संवेदित करता है, जिससे हम सुन सकते हैं। यानी ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सुनने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए, ये क्या है, ये और क्या है? तो इट्स अ मैकेनिकल वेव, यह एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। और क्या है? तो और क्या है अगर हम बात करें तो भाई कुछ नहीं है, बस इतनी ही है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो, और ये एक मैकेनिकल वेव भी है। ठीक है। जो जिसके सहारे हम आपस में बात कर पाते हैं। कोई व्यक्ति अगर बोल रहा होता है तो दूसरा सुन रहा होता है। ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं कि अगर मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मैकेनिकल वेव ऐसे मीडियम्स में ट्रेवल, यानी बिना किसी मीडियम के मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं करते। तो सिमिलरली साउंड वेव अगर मैकेनिकल वेव है तो इसको ट्रेवल करने के लिए, इसको चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। बिना माध्यम के साउंड वेव हमारा गति नहीं करता है। बात समझ में आ गई? तो मैकेनिकल वेव को चाहिए मटेरियल मीडियम। तो इट्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी कि इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, कॉपी में नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। मीडियम की क्या खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो मीडियम की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि मीडियम शुड बी इलास्टिक। मीडियम कैसी होनी चाहिए? मीडियम इलास्टिक होने चाहिए। ये क्या आ गया हो? हाँ, मीडियम हमारी इलास्टिक होनी चाहिए और मीडियम के अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जड़त्व का गुण होना चाहिए। यानी माध्यम में जड़त्व का गुण और जड़त्व के गुण के साथ साथ प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। अगर ये दोनों गुण हैं तो उस माध्यम में आसानी से, यानी जिस माध्यम में ये दोनों क्वालिटी बहुत अच्छा है, उस मीडियम में साउंड वेव बहुत तेजी से फ्रीक्वेंटली मूव करेगा, चलेगा। इट डज नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वेव वैक्यूम यानी कि निर्वात से गमन नहीं करता। बिना मीडियम के ये ट्रेवल नहीं कर सकता है। अब वैक्यूम मतलब मीडियम नहीं है, तो वहां पे ये ट्रेवल नहीं करेगा। तो इट डज नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी कि निर्वात में गमन नहीं करता है। आगे बोले तो कि साउंड वेव ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड भी मीडियम है, लिक्विड भी मीडियम है, गैस भी मीडियम है। तो यह तीनों ही मीडियम में गमन कर सकता है, चल सकता है। सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। अब बात आई कि ऐसा क्यों होता है, इस बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। तो फिलहाल अब हम चलते हैं स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड बातों की तरफ। तो एयर में जनरली स्पीड ऑफ साउंड हमारी कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम मेरे प्यारे बच्चे बात करें तो 330 मीटर पर सेकेंड से लेके ठीक 340
4 मीटर पर सेकेंड तक हमारी स्पीड ऑफ साउंड होती है। कहाँ? एयर में। क्यों? क्योंकि एयर की खास बात ये होती है कि फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं रहता, यानी मीडियम जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, सुबह का तापमान कुछ और, दोपहर का कुछ और, शाम का कुछ और, रात का कुछ और, इसलिए 330 से लेकर 344 मीटर पर सेकेंड के बीच में हमारी साउंड यानी कि ध्वनि गति करती है। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमारा 1483 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करता है। आयरन में बात करें तो 5130 मीटर पर सेकेंड से। तो ये हमारा क्या है? एयर मतलब गैस। एयर हमारा क्या है? एयर हमारा गैस है। ये वाटर क्या है? वाटर हमारा लिक्विड है। ठीक, वाटर हमारा लिक्विड है। और ये आयरन क्या है? तो आयरन हमारा सॉलिड है। यानी कि आप देख सकते हो सॉलिड में सबसे तेज स्पीड है, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम। इसीलिए ये बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था कि सॉलिड में तेज चलता है, लिक्विड में थोड़ा धीमा चलता है और गैस में सबसे धीमा चलता है, जिसे कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात यहाँ पर हमने आपको क्लियर कर दी। उसके अलावा साउंड की और क्या खास बात है? इसके अलावा तो साउंड हमारा अगर एक मीडियम से, यानी कि व्हेन साउंड वेव इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, तो इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। लाइट के साथ भी यही चीज होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलता है, जैसे ये लाइट है, अगर ये मीडियम 1 है और इस मीडियम से मीडियम 2 में अगर लाइट हमारा इंटर करता है तो बेंड हो जाता है। ठीक है, अब बेंड होने के अलावा क्या करता है कि स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। इसी मैनर में हमारे साउंड के साथ भी ये दोनों ही चीजें होती हैं कि जब हमारा साउंड वेव एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों बदल जाता है, यानी स्पीड चेंज हो जाएगी और वेवलेंथ लैम्डा चेंज हो जाएगा, जबकि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति हमारी चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी। ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड। जैसे सॉलिड में अगर हम बात करें एल्यूमिनियम और स्टील की, तो एल्यूमिनियम में स्पीड लगभग 6420 मीटर पर सेकेंड होता है, वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक है बच्चों, स्टील में 5941 मीटर पर सेकेंड होता है। प्योर वाटर में 1482 होता है। सी वाटर में 1522 होता है। सी वाटर थोड़ा साल्टी होता है, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं ना क्षारीय, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एयर में 343 होता है, ये एवरेज फॉर्म में लिखा गया है। और हीलियम जो कि एक इनर्ट गैस है, इसमें 965 होता है। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हो कि ये गैसियस मीडियम है, गैस में स्पीड कम है, लिक्विड में ज़्यादा है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा है। यानी कि गैस से सॉलिड की तरफ बढ़ेंगे तो स्पीड हमारा बढ़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे है मोलेकुलर अरेंजमेंट। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन है मोलेकुलर अरेंजमेंट। जैसे कि अगर यहाँ पर हम डंडा मारें सॉलिड पे, तो जब सॉलिड पे डंडा मारते हैं तो सॉलिड के मोलिक्यूल्स और एटम एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो जब एटम पास पास होते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन यानी जब डंडा पड़ा यहाँ पर, तो मान लो ये डिस्टर्बेंस इसमें नज़दीकी जितने भी एटम होते हैं उन सबको फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है और ये तुरंत फटाफट इस मैसेज को यहाँ तक पहुँचा देते हैं, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पर गैस पार्टिकल के बीच यानी लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में कम थोड़ा गैप्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने डंडा मारा तो अब ये इन्फॉर्मेशन इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, धीरे धीरे ये इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करते क्योंकि देख रहे हो गैपिंग है, इस गैपिंग की वजह से थोड़ा टाइम लगता है इस इन्फॉर्मेशन को सीधे यहाँ तक आने में। ठीक है, यानी कि जो डंडा यहाँ पर मारा उस आवाज़ को यहाँ से यहाँ तक आने में यानी कि ट्रेवल करने में इनसाइड द लिक्विड टाइम लेगा, क्योंकि गैपिंग्स है। और यहाँ पर क्या है, सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। यहाँ झट से मारे पट से यहाँ पहुँच गया, यहाँ झट से मारे तो ये देखो टेढ़े मेढ़े बीच बीच में गैपिंग्स है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते करते ना यहाँ पहुँचाएगा इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पर बहुत देर करेगा। क्यों? क्योंकि गैपिंग बहुत ज़्यादा है। अब इस पर डंडा मारे तो ये हिला, ये हिल के जब यहाँ तक आएगा तब ये हिलेगा, जब ये हिलेगा तब इसको देगा, तब ये जाके कहीं यहाँ पहुँचेगा। इसलिए गैस में स्पीड थोड़ी धीमे होती है, लिक्विड में थोड़ा तेज और सॉलिड में सबसे तेज होता है। सॉलिड में स्पीड सबसे तेज, ठीक है, लिक्विड में थोड़ा धीमा और गैस में सबसे धीमा होता है। तो ये मोलेकुलर लेवल पे जब हम देखते हैं तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, सॉलिड हमारे ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं, इनकी इनर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो ये जड़त्व के मामले में ज़्यादा अधिक है और ये ज़्यादा इलास्टिक होते हैं एज कंपेरिजन टू दिस वन एंड दिस मटेरियल। इस वजह से भी हमारे सॉलिड में स्पीड तेज होता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे।
आप सभी ने देखा होगा कि पुराने ज़माने के आज के टाइम में भी ट्रेन अगर चल रहा हो तो अगर कान लगा के सुनने पर यहाँ हमको झंझनाहट जैसी आवाज़ कानों में सुनाई पड़ती है। ट्रेन हमें दूर से दिखाई नहीं पड़ रही, काफ़ी दूर है, 5-7 किलोमीटर दूर है अभी, फिर भी अगर वो चल रही है तो उसके पहिए की झंझनाहट की आवाज़ हमको यहाँ तक सुनाई पड़ जाती है, क्योंकि ये सॉलिड से होते हुए साउंड ट्रेवल करते हुए यहाँ पर बड़ी जल्दी पहुँच जाता है। ठीक, अब वहीं गैसियस मीडियम से चलने वाली आवाज़ धीरे धीरे इसके कानों में आएगी, उससे पहले ये सॉलिड वाले रास्ते से चलते हुए आवाज़ आ जाती है कानों में बहुत जल्दी से। ठीक है, इसीलिए पुराने ज़माने में चरवाहे लोग जब अपने बल्क में जानवरों को ट्रैक क्रॉस कराते थे तो क्रॉस कराने से पहले पटरियों में कान लगा के सुनते थे कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ट्रेन आने का एहसास उन्हें हो जाता था, झंझनाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, तो अपने जानवरों को रोक देते थे, क्रॉस होने नहीं देते थे। बात समझ में आ गई? अब चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा, जो हमारी साउंड वेव है वो जब ट्रेवल करता है तो जैसे मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये मीडियम के पार्टिकल हैं, तो मीडियम के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में हमारा साउंड वेव ट्रेवल करता है उसी डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह से आगे और पीछे कंपन करते हैं, दोलन करते हैं। अपनी जगह पे है मान लो ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे कंपन करते हैं। ठीक है, जब आगे जाएगा तो अपना मैसेज आगे वाले को देगा, फिर पीछे आएगा, पीछे वाले से रिसीव करेगा, फिर लेके आगे जाएगा, आगे वाले को देगा। ऐसे हमारा साउंड वेव एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जब मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पे आगे पीछे दोलन कर रहे हों, ठीक है, और इस तरीके से हमारा मैसेज यानी कि एक मैसेज यहाँ से चलने वाला मैसेज यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा हो, तो यानी कि ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेव। तो वेव का डायरेक्शन है कि साउंड वेव हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसी के डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हों, यानी कि पार्टिकल के कंपन हो रहे हों, तो ऐसे वेव को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, हिंदी में भी इसे कुछ ना कुछ कहते होंगे, दो ही वेव होती है, अनुदैर्ध और अनुप्रस्थ। तो इसे हो सकता है अनुदैर्ध बोलते होंगे, लॉन्गिट्यूडनल को आई थिंक अनुदैर्ध बोलते हैं, या अनुप्रस्थ बोलते होंगे, देख लेना इसको आप लोग। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग थोड़ा इसको देख लेना कि इसको अनुदैर्ध बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं कुछ ना कुछ हिंदी में भी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर स्पीकर है, गाना बज रहा है, गाना बज रहा है आराम से बढ़िया से, जब लगावे लूहो लिपस्टिक हीलेला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लू, एकदम बढ़िया गाना बज रहा है। क्या कि लगावे लू जब लिपस्टिक हीलेला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लू। अब ये गाना यहाँ पर कलुआ है, आराम से मजे में ये कलुआ सुन रहा है, ये कलुआ यहाँ पर खड़े होकर आराम से गाने का आनंद ले रहा। तो होता क्या है कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। जैसे अब ये पार्टिकल यहाँ पर है तो ये पार्टिकल आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं। जब बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं तो इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कंप्रेशन कहते हैं और हिंदी में इसको संपीड़न कहते हैं। तो ये संपीड़ित हो रहा है, और जहाँ पे पार्टिकल आपस में दूर दूर है, जैसे ये इलाका, इस पूरे इलाके में पार्टिकल आपस में दूर दूर में है और ये दूर दूर में है, तो इस इलाके को हम लोग बोलते हैं विरलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? विरलन, विरलन। और इसको बोलते हैं संपीड़न, संपीड़न। ठीक, तो विरलन और संपीड़न लगातार होते हैं। जैसे यहाँ विरलन है, संपीड़न है, विरलन है, संपीड़न है, विरलन है, और इस तरीके से साउंड वेव एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। और ये हमारे श्रोता हैं। श्रोता का मतलब आवाज़ सुनने वाले, श्रोतागण होता है ना। ठीक, लिसनर, जिसको अंग्रेजी में लिसनर बोलते हैं हम लोग, तो ये लिसनर हैं। यहाँ गाना बज रहा है, लगावे लू जब लिपस्टिक, और ये सुन रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो पार्टिकल हमारे क्या करेंगे? ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे। अगर इसका हम वेव फॉर्म बना के दिखाएं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, किस तरीके से, जैसा कि नीचे है। तो याद रखना बेटा, इस विरलन को हम लोग अंग्रेजी में रेयरफैक्शन कहते हैं और कंप्रेशन को संपीड़न कहते हैं हिंदी में। तो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में साउंड वेव आगे की तरफ ट्रेवल करता है, यानी कि विरलन और संपीड़न के फॉर्म में आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि यहाँ से बजने वाला गाना एक्चुअल में जा इसी डायरेक्शन में रहा है, सुनाई यहीं पर दे रहा है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल्स के कण कहीं पर ज़्यादा सिकुड़ जा रहे हैं, कहीं पे फैल जा रहे हैं। जहाँ फैल रहे हैं वो रेयरफैक्शन है, और जहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कंप्रेशन है। ठीक है ना, समझ में आया? चलो, अगर इस चीज़ का वेव फॉर्म हम बनाएं कुछ इस तरीके से, समुद्र की लहरों की तरह, पानी पे जो लहरें बनती हैं उसको उस तरीके से अगर इसको शो करना चाहें, तो जहाँ के रेयरफैक्शन बनता है उसको हम लोग नीचे की तरफ से दिखाते हैं, और जहाँ कंप्रेशन बनता है उसको ऊपर की तरफ दिखाते हैं। ठीक, तो यानी कि
ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट बोला जाता है, ऊपर वाली टॉप को क्रस्ट बोला जाता है और नीचे वाले को ट्रफ बोला जाता है। ठीक, इसको अंग्रेजी में ट्रफ और हिंदी में इसको गर्त बोलते हैं, गर्त। ठीक है, गर्त, ग्रत नहीं, ये गलत लिख गया है, ये गर्त। और इस वाले को श्रृंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्रृंग बोलते हैं। तो गर्त और श्रृंग के फॉर्म में इसका अगर हम डिस्टरबेंस समुद्र की लहरों की तरफ ऐसे ऐसे वाला दिखाएं तो दिखा सकते हैं। ठीक, हम सभी जानते हैं कि एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ यानी कि लेम्डा कहते हैं, यानी कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये वेवलेंथ है। अब उसी तरीके से एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमारी वेवलेंथ है। ठीक है, तो दो लगातार श्रृंग के बीच या दो लगातार गर्त के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। और जैसे यहाँ से वेव चला, ये यहाँ से मान लो डिस्टरबेंस हुआ और ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है। तो एक कंप्लीट साइकिल करने में जो समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। और इसी से और यहाँ से समझ लो कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, अगर इस वाले पॉइंट को खिसकाते खिसकाते हम यहाँ लाए तो इसके साथ साथ ये वाला पॉइंट भी तो खिसक के यहाँ आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर आ जाएगा। तो देखा जाए यहाँ से यहाँ तक तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया, हाँ या ना? आपने कहा हाँ सर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? लेम्डा। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसमें जो समय लगा उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। तो अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की जगह लेम्डा ले तो लेम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? टी। तो स्पीड बराबर हो गया वेवलेंथ अपॉन टाइम। तो ये फार्मूला भी है स्पीड ऑफ साउंड निकालने का या किसी भी वेव की स्पीड को निकालने का, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अब 1 अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यानी कि स्पीड बराबर हमारा हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू लेम्डा। तो ये हमारा स्पीड ऑफ साउंड निकालने का फार्मूला है। क्या है? स्पीड ऑफ साउंड निकालने का फार्मूला है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? आपने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिंदास पढ़ाई करने का, मन लगा के पढ़ाई करने का, चिंता विंता नहीं करने का। चिंता चिता के समान होता है, ऐसा हमारे बाबूजी कहते हैं। समझ रहे हो? बाबूजी का मतलब अब्बा जान, पिताजी, फादर। ठीक है, समझो। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पर साउंड को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक ऑडिएबल साउंड जिसे हिंदी में श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज हो, 20,000 हर्ट्ज का मतलब होता है 20 किलो हर्ट्ज हो, 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है ना? तो उस फ्रीक्वेंसी को ऑडिएबल यानी कि श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं, जिसको कि हमारे कान यानी दीज वेव्स आर सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर, यानी इन आवाज को हम सुन सकते हैं। जिस आवाज का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है से लेके 20,000 तक है, उस आवाज को हम लोग सुन सकते हैं और इसे हम ऑडिएबल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक को हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। अपश्रव्य तरंगे का मतलब हो गया, अगर इसको फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जिसकी कम हो 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से भी कम हो, 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो ऐसे साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड वेव कहते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है कि एक ऐसा साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड वेव। और इस तरह के साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? तो इस तरह के साउंड लार्जर बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, बिगर साइज के ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारा वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान, अर्थक्वेक के दौरान, ओशियनिक वेव, एलिफेंट और व्हेल। यानी एलिफेंट जब चिंगाड़ती है तो कुछ ऑडिएबल के साथ साथ इंफ्रासोनिक साउंड भी निकलता है। जब मछली, व्हेल मछली जो कि पानी के अंदर, कहा जाता है कि एक व्हेल मछली का साइज 30 हाथियों के बराबर भी हो सकता है। ठीक है ना? ऐसा भी है कि एक व्हेल मछली का वजन 30 हाथियों के वजन के बराबर तक हो सकता है, उससे ज़्यादा तक हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। ठीक है ना? अगर परिपक्व है, बड़ी है तो। छोटी वेल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी वेल की, बड़ी बिगर साइज। तो जो बड़ी वेल्स होती हैं वो भी दो मतलब साउंड जब अपना रिलीज करती हैं तो वो इंफ्रासोनिक साउंड से बतियाती हैं एक दूसरे से। एक करी होती है, हाँ हमारे सामने बहुत सारा भोजन है, चल तू आ, हम लोग तैयारी करते हैं खाना खाने का। तो मतलब वो आपस में बतियाती हैं इंफ्रासोनिक साउंड के जरिए। ऐसे ही अगला होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 से भी ज़्यादा होता है। क्या? फ्रीक्वेंसी हमारा ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, तो उसे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कहते हैं। ये हमारे कान डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको भी हमारे कान डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको भी हमारे कान डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है? और ये जो साउंड है ये स्मॉल इंसेक्ट्स रिलीज करते हैं, या कह लो स्मॉल इंसेक्ट्स
आपस में बतियाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि वो खाली बोलते हो, सुन ना पाते हो, ठीक है ना। चलो, जिसमें आते हैं कुछ पालतू जानवर भी आते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, बैट मतलब चमगादड़ है, मॉस्किटो मतलब मच्छर। तो स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं इस तरह के साउंड को क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई। लेकिन बैट यानी कि ये जो इकलौता बैट है, जिसे हम लोग हिंदी में चमगादड़ कहते हैं, चमगादड़, ये बेटा एनडीए में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो बैट जो होते हैं वो ये साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं, क्योंकि चमगादड़ के बारे में कहा जाता है कि इनकी आंखें नहीं होती, इन्हें दिखाई नहीं पड़ता। तो ये उड़ते कैसे हैं, ये अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए उड़ते हैं। जैसे हम गेंद को दीवार पर मारेंगे तो दीवार गेंद को वापस भेज देता है, साउंड वेव भी टकराती हैं, टकरा के रिफ्लेक्ट होती हैं। इसी तरीके से अगर पहाड़ी इलाकों में हम लोग खड़े हों और पहाड़ी इलाकों में चिल्लाते हैं तो हमें गूंज की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये गूंज जो है ये बता रहा है कि साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अगर हम कभी बड़े खाली कमरे में भी होते हैं और वहां पे बात करते हैं तो आवाज़ गूंजती है। तो गूंजने का मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं तो चारों तरफ दीवार है, चारों दीवारें हैं, छत है, जमीन है, इन सबसे टकरा के आवाज़ मिक्स हो जाती है, इसलिए गूंज हमको सुनाई पड़ता है। इसका मतलब कि साउंड वेव रिफ्लेक्ट भी होता है। तो बैट इसी चीज का सहारा लेती हैं। वो क्या करती हैं, अल्ट्रासाउंड छोड़ती हैं, अल्ट्रासाउंड जाता है, सामने कोई अगर नजदीक में चीज है तो टकरा के आता है, ये उनको सुनते हैं और उनको आइडिया लग जाता है कि सामने रास्ता में रुकावट है या सामने कोई छोटी सी चीज है, ये हमारा भोजन है। तो इसी तरीके से वो अपना शिकार भी करते हैं और उड़ते भी हैं। बात समझ गई। और अपने आप को बचाते हुए बिना टकराए। अब आगे चलते हैं, साउंड को कि क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो साउंड के कुछ क्वालिटी होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि लाउडनेस और इंटेंसिटी मतलब तीव्रता होता है। तो साउंड की लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर। जैसे कि अभी हमारे सामने देखा जाए तो ये एक पैड है, ये एक्चुअली में मेरा माउस रखने वाला है। अगर इस पर हम ऐसे बजाएं तो आवाज़ आई, अभी हम इसको थोड़ा तेज बजाएं तो तेज आवाज आई, तो जितना अगर धीमे बजाएं तो धीरे आई, तेज बजाएंगे तो तेज आएगी। इससे क्या हो रहा है कि जब हम धीरे पीट रहे हैं तो मीडियम के पार्टिकल स्लो मोशन में कंपन कर रहे हैं, और जब तेज पीट रहे हैं तो ज़्यादा तेज कंपन कर रहे हैं। अब कंपन से होता है एम्पलीट्यूड। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये पार्टिकल यहाँ पर है और हमने हल्का सा पीटा, तो हल्का सा पीटा तो ये हल्का सा नीचे आया और नीचे आके पुनः वापस आ गया। अब यहाँ पर हमने तेज धक्का मारा, जब तेज मारा तो ये थोड़ा दूर तक आया और उसके बाद ये मतलब दूर तक आया फिर वापस आया, ऐसे। तो यानी ये डिस्टेंस जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम, और इसे ए से या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल साउंड का एम्पलीट्यूड कम होता है और जो तेज साउंड होता है, लाउड साउंड होता है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। जैसे इसको हम A1 मान लें और इसको A2 मान लें, तो A2 हमारा ज़्यादा है और A1 हमारा कम है। तो जो साउंड की एम्पलीट्यूड कम होगी वो स्लो साउंड होगा, यानी कि धीमा साउंड होगा, और जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो हमारा तीव्र साउंड होगा, यानी कि तेज सुनाई देगा। बात समझ में कि अगर हम मोबाइल पे गाना बजाते हैं धीरे और तेज, तो धीरे करने का मतलब ये हो गया कि वाइब्रेशन स्लो मोशन में हो रहा है, और तेज करने का मतलब हो गया कि तेज तेज वाइब्रेट हो रहा है। तो कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से ज़्यादा डिस्प्लेस करने लगे तो लाउड साउंड आता है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि इंटेंसिटी और लाउडनेस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड पर। किस पर, एम्पलीट्यूड पर। और एम्पलीट्यूड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिंदी में आयाम बोलते हैं। तो जहाँ आयाम ज़्यादा होगा वहाँ लाउड साउंड होगा, और जहाँ आयाम कम होगा वहाँ धीमा साउंड होगा। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होता है वॉट पर मीटर, ठीक। और लाउडनेस को हम बेल में भी मेजर करते हैं, किसमें, बेल में। और एक बेल जो होता है ना बेटा, एक बेल 1/10 डेसीबेल के बराबर होता है, और डेसीबेल को डीबी लिखते हैं, ठीक है, कि 1 बेल इज इक्वल टू 1/10 डेसीबेल। ये चीज आपको याद रखना है कि 1 बेल इज इक्वल टू 1/10 डेसीबेल। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपको पता चल गया, इंटेंसिटी और लाउडनेस, ठीक है। एंड लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ये सवाल आता है, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बेटा क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर बेसिकली क्या होता है
कि दो गाने बज रहे हों, मतलब ऐसा समझो कि एक ही गाने को दो अलग अलग लोग गा रहे हों, ठीक है ना। जैसे आज के टाइम की अगर हम बात करें, मान लो अरिजीत सिंह और अरमान मलिक ले लेते हैं, तो अरिजीत सिंह गाना गा रहा है और अरमान मलिक, सेम गाना दोनों को दिया गया, दोनों ने अपने अपने तरीके से गाए। मान लिया उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि उनका जो कंपन हो रहा है वो कंपन सेम टाइम पे हो रहा है, सेम टाइम पे गिर रहा है, ठीक है ना। यानी एक सेकेंड में जितना कंपन अरिजीत सिंह वाला गाना कर रहा है, उनकी वॉइस की वजह से पार्टिकल्स कर रहे हैं, उसी तरीके से अरमान मलिक की वॉइस की वजह से भी पार्टिकल के कंपन सेम हो रहे हैं एक सेकेंड में, ठीक। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों की क्वालिटी अलग अलग होती है, क्योंकि दोनों का वेव फॉर्म अलग अलग होता है। इस चीज को हम अभी आगे फर्दर एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये ट्यूनिंग फॉक होता है, ट्यूनिंग फॉक को हमने बजाया तो हमारा कुछ ऐसा एकदम सॉफ्ट साउंड ऐसा सुनाई मिला। वहीं अगर हम फ्लूट बजाते हैं तो कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है इस तरीके से। मान लिया इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन फिर भी दोनों साउंड की अलग अलग क्वालिटी है। वहीं अगर हम नॉर्मल वॉइस, नॉर्मल आवाज़ की बात करें तो ये मान लो कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म बन रहा। वहीं अगर हम वायलिन या गिटार बजा रहे हैं तो इसका कुछ अलग तरीके से वेव फॉर्म बन रहा। मान लिया इन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन फिर भी इन सारी वॉइस की अपनी एक अलग क्वालिटी होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वालिटी और टिम्बर जो है ये वेव फॉर्म पर डिपेंड कर रहा है, या कह लो कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं साउंड की, या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है साउंड की कि सेम दो वॉइस हों या दो से ज़्यादा वॉइस हों जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वालिटी और टिम्बर जैसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करते हैं। अब क्वालिटी और टिम्बर प्रॉपर्टी तभी हम जान पाएंगे प्रॉपर जब उसका वेव फॉर्म बनेगा, ठीक। ऐसे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, समझ में आया। चलो, तो क्वालिटी और टिम्बर बेसिकली, क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय टू सोर्सेज हैविंग सेम इंटेंसिटी एंड पिच। कि दो साउंड हैं, दोनों की आवाज का लेवल, लाउडनेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वालिटी और टिम्बर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड ऑन हार्मोनिक्स एंड देयर रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी। और यह हार्मोनिक पता कैसे चलेगा, यह हार्मोनिक वेव फॉर्म से पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। पिच, पिच को हम लोग हिंदी में तारत्व कहते हैं। पिच को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पिच को हिंदी में तारत्व कहते हैं, तारत्व, ठीक है। तो तारत्व हमारा क्या होता है, तो तारत्व पिच हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे एक लड़का बोल रहा है सेम लाउडनेस, और एक लड़की बगल में बोल रही है उतनी ही आवाज में, लेकिन फिर भी लड़की की आवाज बड़ी मधुर और सुरीली सुनाई देती है, और आदमी और लड़कों की आवाज थोड़ी अलग तरीके से सुनाई देती है, जबकि दोनों का लाउडनेस सेम है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है। तो फर्क क्यों हो रहा, क्योंकि जब लड़कियां बोलती हैं तो इनका कंपन तेज होता है, और जब आदमी बोलते हैं तो मीडियम के पार्टिकल का कंपन स्लो मोशन में होता है, ठीक है। बात समझ आ गई। यानी कि फ्रीक्वेंसी का हेर फेर है। मधुर आवाज मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, फटी हुई आवाज मतलब कम फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो सुरीली आवाज होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो मोटी आवाज होगी। बात समझ में आई। तो मोटी आवाज और सुरीली आवाज में फर्क करने के लिए हम पिच का इस्तेमाल करते हैं, या पिच हमारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विद डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिलनेस और ग्रेवनेस ऑफ साउंड। श्रिलनेस का मतलब समझ में तीव्रता, ठीक है ना, यानी कि मधुरता। और ग्रेवनेस का मतलब कह सकते हो फटी हुई मोटी आवाज, ठीक है। तो पतली और मोटी आवाज को डिफ्रेंशिएट करने का जो काम करता है वो करता है पिच। अब पिच डिपेंड किस पर करता है, फ्रीक्वेंसी पर करता है। तो ये लाइन अपने आप में अनोखी लाइन है, और ये लाइन ही आपसे एनडीए में कई बार पूछा गया है, जिसे कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, अ स्टिल शार्प साउंड हैज अ हायर पिच एंड ग्रेव साउंड डल हैज लोअर पिच। कि हो सकता है कि एक शार्प साउंड का मतलब है कि जैसे हम गिटार की ही बात करें तो गिटार में अलग अलग स्ट्रिंग होते हैं जिन्हें हम कॉर्ड कहते हैं। तो मोटा वाला अगर गिटार के तार को हिलाओगे तो अलग साउंड निकलता है, पतला वाले को हिलाओगे तो अलग। मोटा वाला कम वाइब्रेट करता है, पतला वाला बहुत तेज वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। उतना ही हिलाओ, उतना ही प्लग करो उसको, फिर भी मोटा वाला हमारा उसकी आवाज थोड़ी अलग तरीके से सुनाई देती है, जिसे हम ग्रेव साउंड बोलेंगे, ठीक है। और जो पतला वाला श्रिल साउंड बोलेंगे, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है,
ठीक है। तो सुरीली आवाज हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, यानी कि फीमेल वॉइस की ज्यादातर फ्रीक्वेंसी हाई होती है एज कंपैरिजन टू मेल वॉइस। समझ में आ गया? चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक साउंड का ले लेते हैं। जैसे ये साउंड वेव है कोई नॉर्मल, मान लिया इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा है तो ये धीमा साउंड होगा। अगर एम्पलीट्यूड बड़ा है तो ये तीव्र साउंड होगा। अगर इसका ऑसिलेशन ज़्यादा बार हुआ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब इसकी पिच ज़्यादा है। और अगर ये कम ऑसिलेशन हो रहा है मतलब कि ये लो पिच साउंड है। तो इसमें पिच कम है, हाई पिच साउंड, लो साउंड और लाउड साउंड, ठीक है ना। यानी धीमा साउंड, तेज साउंड, लो पिच साउंड, हाई पिच साउंड। समझ में आया? इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई? अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बिना किसी टेंशन के। लाइक करना है मतलब लाइक करना है, ठीक है ना। चलो अब इतना बात अगर आपको बेटा याद रहेगा तो कभी आपको जीवन में कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, कभी नहीं आएगी। ये गारंटी हमारी है। क्या बोला मैंने? ये हमारी गारंटी है कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो? कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आने नहीं दूंगा, ठीक है। स्टॉप हो जा भाई। तो आगे इस सीक्वेंस में हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। जैसे कि हम लाइट के सेंस में पढ़ते हैं ना कि लाइट हमारा क्या होता है बाबू, लाइट हमारा रिफ्लेक्ट करता है, हाँ या ना? सही सही बताइयो। तुम लोग कहोगे कि हाँ सर लाइट तो हमारा रिफ्लेक्ट करता ही करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है? बिल्कुल साउंड भी हमारा रिफ्लेक्ट करता है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जैसे हम लोग लाइट के सेंस में देखते हैं कि अगर ये कोई सरफेस है ना, ये क्या है, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर हमारा कोई ऐसे रे ऑफ लाइट आई, तो रे ऑफ लाइट और सरफेस के साथ ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, है ना। क्या ड्रॉ कर लिया? नॉर्मल। तो लाइट जब ऐसे इंसिडेंट किया इस पॉइंट पर तो रिफ्लेक्ट होकर इधर जाती है। नॉर्मल के साथ जितना एंगल ये बनाती है उतना ही एंगल ये बनता है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। साउंड के साथ भी ऐसी चीज होता है कि अगर हमें कुछ इस तरीके के शेप में पाइप ले और यहाँ पर इस तरीके से सब लगा दें, है ना, और यहाँ से घड़ी की टिक टिक की साउंड जो जा रही है और यहाँ पर एक सॉफ्ट वुड लगा दे कि घड़ी की टिक टिक की साउंड इस वॉल को क्रॉस ना करे, इसको क्रॉस ना करे। तो इस सेंस में हम क्या देखते हैं कि इसको जब ये साउंड इधर से क्रॉस नहीं कर रहा तो टिक टिक की साउंड इधर जाता है, यहाँ से टकराता है, टकराने के बाद यहाँ सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो ये भी रिफ्लेक्शन करता है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप प्रैक्टिकली घर में कर सकते हो। आगे चलते हैं। सोनार हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही काम करने वाला एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सोनार का बेसिकली फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म भी आप लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है, वो भी बहुत सुंदर तरीके से। सुंदर का मतलब होता है एकदम आलिया भट्ट जैसे, अरे तुमको जो पसंद है उसकी तरह एकदम तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना, लेकिन याद रखना है। अब सोनार करता क्या है? तो ये एक मैंने बोला ये एक प्रैक्टिकल डिवाइस है। तो सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस द अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर द डिस्टेंसेस, डायरेक्शंस एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। ठीक है, बात समझ में? अच्छा नहीं आई? चलो नहीं आई तो ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप देख लो, ये हमारे पास एक शिप है या जहाज है, इसको जो बोल लो, पानी का जहाज बोल लो, जहाज भी लोग बोलते हैं जहाज की जगह, ये पानी का जहाज है या शिप है, ठीक है ना। तो ये जब हमारा शिप, हमें यहाँ का डेप्थ पता करना है तो शिप के अंदर दो डिवाइसेज लगी होती है, एक लगा होता है ट्रांसमीटर और एक लगा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव रिलीज करता है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव हमारा इस तरीके से मान लो जाता है और ये नीचे के डाउन बेड से टकराता है। ये बेड मतलब लोअर सरफेस है, ये क्या है बाबू, ये हमारा लोअर बेड है। तो लोअर बेड से जाके टकराता है, टकराने के बाद ये साउंड वेव इस तरीके से वापस आता है, रिसीवर इसको रिसीव करता है। तो जाने वाला टाइम, यानी यहाँ से यहाँ तक जो गया हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने वाला टाइम मान लो और आने वाला टाइम, दोनों हम लोग टाइम को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि हमने जब मशीन को ऑन किया, साउंड वेव जब भेजा तब रिसीव कितनी देर में हो रहा है। तो जाने और आने में मान लो हमको टी टाइम लगा, तो टी टाइम में वो क्या किया, साउंड वेव हमारा मान लो डी डिस्टेंस तक गया और डी डिस्टेंस वापस आया। तो इसके अंदर जो जाने वाली स्पीड है ये हमको नोन होती है, ये हमको पता होती है, ये हमको क्या होती है, ये हमको पता होती है।
कि किस स्पीड से हमारा साउंड वेव इस वाटर के अंदर जा रहा है। तो जब हमें स्पीड पता है, केवल ये डिस्टेंस बचा निकालने को, तो बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। भाई जनरली स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। ये हमारा जनरल फार्मूला है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इस फार्मूले में किसी को कोई आपत्ति है? अगर कोई आपत्ति है तो भी आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। अब तो स्पीड हमारी v है, अब गया है डी डिस्टेंस वापस आया, यानी टोटल 2t डिस्टेंस ट्रेवल किया, t टाइम लिया, तो v और t को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो vt डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू d। इस फार्मूले से हमारी ये पूरी गहराई निकल जाती है कि कितना दूर कोई ऑब्जेक्ट है या इसकी गहराई कितनी है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अगर और दिक्कत है तो यहाँ भी आप वही चीज़ समझ सकते हो कि यहाँ से आराम से एक पल्स गया और ये पल्स जाने के बाद लोअर बेड से टकराया और लोअर बेड से टकराने के बाद वापस आया, तो काम वही है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये फार्मूला आपको याद रख लेना है कि डिस्टेंस कैसे निकालना है भाई, तो डिस्टेंस बराबर v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूला से हम डेप्थ निकाल लेते हैं। या मान लो दुश्मन की जहाज वहाज है या कोई सबमरीन वगैरह, मान लो कि ये पानी की जहाज है और यहाँ निचवा कोई सबमरीन है। क्या है बाबू, ये कोई सबमरीन है, ठीक है ना। सबमरीन क्या होता है, सबमरीन भी हमारा पानी के अंदर चलने वाला एक जहाज ही है, एक नाव ही है, लेकिन ये पानी के अंदर डूब के चलता है, ठीक है, सबमरीन है, ठीक। तो अब मान लो ये सबमरीन है और अचानक से हमने यहाँ से भेजा, तो हमें पता चल ये गया, साउंड वेव टकराया, टकराने के बाद वापस आया, हमारे रिसीवर ट्रांसमीटर ने साउंड वेव को भेजा और रिसीवर ने रिसीव किया, तो जाने आने का टाइम नोट कर लेना है और इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे तो सबमरीन की डिस्टेंस भी पता चल जाती है। पहले का टाइम जो था, जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, तो बहुत सारे कैलकुलेशन मैनुअल करने पड़ते थे, और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि ये कैलकुलेशन हमारा खुद, जब ट्रांसमीटर और रिसीवर्स जो हैं, इस जो मॉनिटर लगा है, इनको कनेक्ट कर, इनको जोड़ने वाला जो मॉनिटर है, जो सिग्नल बताता है सब कुछ, यानी कि जो मॉनिटर कर रहा है इनको, उस मॉनिटर पे ही डिस्प्ले हो जाता है कि इतने डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दुश्मन के या जहाज़ों को भी पता लगा लेते हैं, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी पता लगा लेते हैं, मतलब एक आइडिया लग जाता है ओवरऑल, काफ़ी प्रिसाइज, वो भी प्रिसाइज आइडिया एकदम मिल जाता है। उसी डायरेक्शन में हम सब कुछ करते हैं। जिन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से और जानना है, आप द गाजी अटैक मूवी जाके देख सकते हो, इंडियन है इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। सोनार के अलावा सम एप्लीकेशन ऑफ सोनार आर गिवन एज टारगेट लोकेशन फॉर टॉर्पीडोज। टॉर्पीडोज एक तरीके से पानी के अंदर से मार करने वाले बम होते हैं, ठीक है ना, विस्फोटक हैं ये। रिसोर्सेज लोकेशन फॉर माइंस, सबमरीन नेविगेशन, इन एयरक्राफ्ट, ये सारे हमारे सोनार के एप्लीकेशन हैं। जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग पर काम करने वाला जो डिवाइस है, वो इन सब चीज़ों में लगाया जाता है, ठीक है। पानी के जहाज में भी हमारा सोनार लगाया जाता है और सबमरीन्स में भी सोनार लगाया जाता है, इवन एयरक्राफ्ट वगैरह में भी लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम और आगे बात करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड हमारे किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि इफेक्ट ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड, कि किन किन चीज़ों पर हमारा स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। तो नंबर 1 हम बात करेंगे टेम्परेचर पर। एक्चुअल में जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ते हो क्लास 11th में, किसकी मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th में जब आप पढ़ रहे होते हो, एक फार्मूला है यहाँ पर, इसको मैं हटा रहा हूँ, नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखने लगे, और आई होप अब ये फार्मूला आप लोगों को दिखेगा। अच्छा, अभी भी नहीं दिख रहा, चलो तो अब दिखने लगेगा, मुझे भी एक आइडिया लग जाएगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो बहुत बढ़िया, अब दिख रहा होगा, ठीक, गुड, अब दिख रहा है। तो बेटा जो स्पीड ऑफ साउंड है हमारा, क्या बोला मैंने, स्पीड ऑफ साउंड, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। तो तापमान पर डिपेंड करता है, ठीक है। ताप अगर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, यानी कि अगर ताप को हम बढ़ाएंगे तो स्पीड भी हमारी बढ़ेगी, ताप को कम करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी स्पीड भी कम होगी। लेकिन कैसे, कुछ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कम होती है, क्योंकि गैसियस मीडियम वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कि जो VRMS होता है, यानी RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी गैस पार्टिकल की RMS स्पीड जो होती है वो होती है √3RT/m, ठीक है। गैसियस मीडियम से होते हुए हमारा साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब जिस तरीके से गैसियस मीडियम की यानी गैस पार्टिकल्स की स्पीड हमारी चेंज होगी, उसी तरीके से स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज होगी टेम्परेचर पे। तो ये फार्मूला होता है √3RT/m, जहाँ R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, और ये हमारा मास होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल सिमिलर टू दिस फार्मूला, कि यहाँ पर VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड
कहाँ ट्रेवल कर रहा है? गैस में। तो गैसियस मीडियम की स्पीड जिस तरीके से गैस पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वैसे ही स्पीड हमारी साउंड की भी चेंज होगी। तो ये आपको याद रख लेना है, ये फार्मूला आपको याद रख लेना है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब बात करते हैं प्रेशर पे। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इफ अगर टेम्परेचर लेकिन कांस्टेंट हो तब, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर हमारे स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। और टेम्परेचर अगर कम और ज़्यादा हुआ तो हमारी स्पीड बदल जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड पर प्रेशर का कोनो इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी, ठीक है, कि इन ह्यूमिड एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज एज कंपेयर टू द ड्राई एयर। ह्यूमिड एयर का मतलब होता है जिनमें वाटर मौजूद हो, जिनमें क्या हो, वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट हो। किसकी क्वांटिटी प्रेजेंट हो मेरे प्यारे बच्चों? वाटर की क्वांटिटी मौजूद हो। ठीक है, वाटर की क्वांटिटी मौजूद हो। जैसे हम गर्मी की बात कर लेते हैं। ठीक, गर्मी में क्या होता है? गर्मी में ना चिप करता है सब। क्या करता है? चिप हमारी स्किन करने लगती है, एकदम पूरा एकदम चिपचिपा होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि हर जगह का पानी सूख के जो वायु होता है, वायु के अंदर वाटर की संख्या, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। किसमें? गर्मियों के टाइम में। किस टाइम में? गर्मियों के। लेकिन जब वहीं हम सर्दी के मौसम की बात करते हैं तो सर्दी के मौसम में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, क्योंकि सर्दी में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है और सर्दी के मौसम में जो वायु होता है वो ड्राई होता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी, वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम होती है। तो सर्दी मौसम में जो हमारी हवाएं बहती हैं ये ड्राई ईयर्स होती हैं, जिस वजह से हमारे स्किन वगैरह क्या होते हैं, रुखड़ा थोड़े से हो जाते हैं, खुरदरा से लगता है, हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना, हम लोग कुछ ना कुछ, गांव देहात का आदमी तो सीधा कड़ुआ तेल लिया, लपेट लिया पूरा शरीर में। ठीक, लेकिन अलग अलग जगह मतलब लोग ज़्यादातर फैशन में आ गए हैं ना आजकल। तो फैशन में आने की वजह से क्या हो गया है कि फैशन में आने की वजह से अब मॉइस्चराइजर का यूज़ करने लगे हैं। किसका? मॉइस्चराइजर का यूज़ करने लगे हैं। और ना हम तो भैया गांव के आदमी हैं, गांव के लड़के हैं, हमारे वहाँ तो सीधा कड़ुआ तेल प्याली में लेके आदमी आता है, लेके चारों तरफ चेहरा में लगा लिया, हाथ पाँव कपार खोपड़ी पूरा देह पीठ पाट पूरा चारों तरफ बदन में लगा के एकदम नागिन डांस कर लिया। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये होता है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी हमारी क्या हो, कम हो, ज़्यादा हो। ठीक है ना, तो ह्यूमिड एयर में जो डेंसिटी हो जाता है पार्टिकल का बढ़ जाता है, और जब डेंसिटी बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? स्पीड ऑफ साउंड भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज एज कंपेयर टू ड्राई एयर। बात समझ में आ गई? इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि क्या फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। याद रहेगा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? कोनो दिक्कत हो हमको बताइए जरूर। तो हमको पता है कि जितना हम बताए हैं इतना सब तुम लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और अगर बढ़िया समझ में आ गया है तो कोई बच्चा हमको अगर पहली बार देख रहा है इस चैनल पे, तो भैया सब्सक्राइब का बटन होता है, दबा देना, लाल रंग में होता है, करिया से लिखा होता है, सब्सक्राइब कर देना। दूसरी बात, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। और तीसरी बात, अब जो दोस्त तुम्हारे पढ़ने वाले हैं, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या जो क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को क्या कर दो, ये चैनल शेयर कर दो। हर बंदे के मोबाइल में चैनल सब्सक्राइब करवा दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? चलो, तो अब आगे की बात बताते हैं। बहुत थोड़ा सा एकदम बचा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा अब नहीं बचा है ना। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ विंड, कि विंड का इफेक्ट क्या पड़ता है, किसकी? हवा का भी कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर तुम लोग गाड़ी वाड़ी चलाए हो, मान लो ये तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी इधर जा रही है किसी स्पीड v से और हवा उल्टा बह रहा है किसी स्पीड va से, तो हमारी स्पीड को कम कर देता है कि नहीं कर देता है। इसी तरीके से यानी कि हमें अब साइकिल अगर चला रहे हैं ना तो पिछवाड़ा उठा के साइकिल चलाना पड़ता है एयर के अगेंस्ट में। यानी कि एयर क्या करता है? रेजिस्टेंस लगाता है, रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, रोकने का काम करता है। साउंड के साथ भी ये यही काम करता है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारी साउंड की जो इस डायरेक्शन में जाने वाली स्पीड हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको साउंड मान लें, ठीक है ना, तो हमारी आ जाएगी साउंड में की स्पीड में से एयर की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। एयर की स्पीड को क्या करना पड़ेगा? एयर की स्पीड को माइनस करेंगे, तब हमारी स्पीड ऑफ साउंड, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ साउंड निकल के आएगी।
यानी अब इस स्पीड से हमारा साउंड इस तरफ बढ़ेगा। वहीं पर इसके उल्टा कि अगर हमारा ये स्पीकर यहाँ से बज रहा है गाना कि चल छैया 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 चल छैया छैया छैया, ठीक, ये इधर जा रहा है किसी bs स्पीड से और हवा भी इसी डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, तो इस सिचुएशन में जो अब हमारा नेट स्पीड आ जाएगा ये अलग है और ये अलग है। तो अब इस सिचुएशन में जो नेट स्पीड आएगा वो vs प्लस va के बराबर आएगा, क्योंकि हवा क्या करेगा, हमारी आवाज को भी इस डायरेक्शन में धकियाएगा, धक्का लगाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारी स्पीड अब एक्चुअल स्पीड से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता चल गया। अरे हम सब बताएंगे तुम लोगों को, सब्र किए रहो बस, कोई भी चीज हम छोड़ते नहीं है। तो अब हम चलते हैं आगे, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव और साउंड वेव इन गैसेज कि एक्चुअल में इसका फार्मूला क्या होता है। तो एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चों जो इसका फार्मूला होता है, एक्चुअल में जो इसका फार्मूला है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो एक्चुअल में न्यूटन बाबा के अकॉर्डिंग इसका जो फार्मूला होता है, ध्यान रखना किसका, तो गैसियस मीडियम में ना, पहले समझ लो एक चीज, गैसियस मीडियम में एक्चुअल में स्पीड का फार्मूला होता है कि v बराबर रूट अंडर बी अपॉन डी। यहाँ पर जो b है फार्मूले में, b को बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। b को क्या बोलते हैं बच्चों, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हिंदी में कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। हिंदी में क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और d जो लिखा है ना, ये होता है डेंसिटी, गैसियस मीडियम की डेंसिटी। बाद में न्यूटन बाबा आए, न्यूटन बाबा ने क्या कहानी बताई, न्यूटन बाबा ने कहा कि भैया ऐसा है, बल्क मॉडुलस जो होता है वो हमारा प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन ये प्रेशर के बराबर तब होगा जब गैसियस मीडियम से, यानी गैस के मीडियम से हमारा साउंड वेव ट्रेवल करे, यानी कि इससे साउंड वेव ट्रेवल करे और इस मीडियम का टेम्परेचर ना बदले, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो। समझ रहे हो, टेम्परेचर क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, अलग तरीके से। ठीक, बात समझ आई कि हमारे गैसियस मीडियम से जब चले तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो। तो इस सिचुएशन में इन्होंने ये बात बताई, यानी कि इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुमको कैसा मीडियम इन्होंने ट्रीट किया। अरे रुको रुको, सब्र करो, मुंह में है, निकाल रहे हैं मुंह से, कभी कभी अटक जाता है अंदर, है ना, थोड़ा थोड़ा कभी कभी अटक जाता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी। हाँ, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम का मतलब आइसोथर्मल मीडियम, यानी कि आइसोथर्मल मीडियम की तरह अगर ट्रीट किया। उन्होंने कहा कि जो गैसियस मीडियम होता है ये आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो जब गैसियस मीडियम का साउंड वेव ट्रेवल करे और टेम्परेचर चेंज ही ना हो रहा हो, एकदम फिक्स हो, तो उस सिचुएशन में जो बल्क मॉडुलस है वो हमारा प्रेशर के बराबर आ जाता है। तो इस फार्मूला में बल्क मॉडुलस की जगह प्रेशर लिख दिया, डेंसिटी को डेंसिटी रहने दिया। ठीक, तो हमारा फार्मूला न्यूटन बाबा के हिसाब से आ गया रूट अंडर पी बाई डी। लेकिन बाद में आ गए वहीं पर हमारे लाप्लास जी। लाप्लास जी ने कहा कि न्यूटन बाबा ने जो कहा इसमें त्रुटि है। त्रुटि इसलिए है क्योंकि जब प्रेशर और डेंसिटी की जब वैल्यू रखी गई तो स्पीड ऑफ साउंड जितना हमारा एयर में होता है उतना नहीं निकला, उससे कम निकला। क्या निकला, उससे कम निकला। ठीक है, यानी कि जनरली हमारी स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है, तो आप लोग कहोगे कि सर 330 मीटर पर सेकेंड से लेके 344 मीटर पर सेकेंड तक होता है, ये आपने बताया। ठीक है, तो अगर किसी ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तब भी लगभग 343 मीटर पर सेकेंड लोग ले लेते हैं। ठीक है ना। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अगर हम बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर लगभग 340 344 ऐसे आ जाता है। ठीक, लेकिन मैक्सिमम सवाल जब आप क्लास 11th में जाओगे, डॉपलर इफेक्ट पढ़ोगे, तो आपको मिलेगा 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी ये मान के चलो कि इस वैल्यू से कम आता है रिजल्ट निकल के जब प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यू हम लोग रखते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सबको पता है कितना होता है, 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। और डेंसिटी जो हमारा एयर होता है ये डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस की डेंसिटी अपना याद कर लेना, कहीं ना कहीं से लिख लेना यार, नहीं तो हम बता देंगे अगले क्लास में, अभी मेरे दिमाग में है नहीं। तो डेंसिटी की वैल्यू भी अगर हम जब रख देते हैं, सोल्व करते हैं, तो इस वैल्यू से कम निकल के आता है। तो लाप्लास है, लाप्लास ने बोला कि नहीं न्यूटन बाबा आपने बताया है, ठीक है, बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि आपसे हमें मदद मिली, क्योंकि ना आप बताए होते ना हम कुछ ज्यादा सोच पाते। तो न्यूटन की वजह से लाप्लास ने सोचा, और सोचने के बाद ये नया फार्मूला बनाया, और इन्होंने इस फार्मूले में गामा ऐड कर दिया। गामा ऐड करने के पीछे का लॉजिक दिया इन्होंने कहा कि जब साउंड वेव ट्रेवल करता है मीडियम में तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि वेरी करता है। जहां पर गैस के पार्टिकल कंप्रेस होते हैं, यानी जहां कंप्रेशन होता है, यानी कि संपीड़न होता है, वहां पर टेम्परेचर बढ़ता है।
और जहां पर विरलन होता है, यानी जब पार्टिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके जब रिफ्लेक्ट हुए यानी दूर दूर हटे तो उसे बोलेंगे विरलन यानी कि रेयरफैक्शन। तो एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेज एंड एट द टाइम ऑफ रेयरफैक्शन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डिक्रीजेज। ये साइमल्टेनियस होता है, एक के बाद एक, कि बढ़ा घटा, लेकिन ये इस तरीके से बढ़ता घटता है कि वो जो हीट टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हीट आया या जो हीट कम हुआ तो हीट एक्सचेंज नहीं होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है। और हीट एक्सचेंज किस मीडियम में नहीं होता है? एडियाबेटिक मीडियम में नहीं होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में नहीं होता है, रुद्धोष्म माध्यम में नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो थर्मस फ्लास्क होता है वो कैसा बनाया जाता है? एडियाबेटिक वॉल से बनाया जाता है। ठीक, कि उसके अंदर हम गर्म पानी रख दिए तो गर्म ही रह रहा है, ठंडा रख दिए तो ठंडे है। काहे है ठंडा? क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग के साथ। ठीक है ना। तो ऐसा ही उन्होंने बोला कि जब साउंड वेव ट्रेवल करना शुरू करता है तो जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है तो उसके और अदर्स गैस पार्टिकल की अगर बात करें तो उनके साथ वो हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता है। इसका मतलब कि वो एक एडियाबेटिक वॉल की तरह काम करता है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस की तरह साउंड वेव ट्रेवल करता है कि हीट जनरेट भी हुआ, हीट रिलीज भी हुआ। कंप्रेशन के टाइम पर हीट जनरेट हुआ और जब वो रेयरफैक्शन के टाइम पर हीट रिलीज हो गया तो यहां पर एडियाबेटिक कांस्टेंट आ जाना चाहिए। तो एडियाबेटिक कांस्टेंट इन्होंने यहां पर प्रेशर के साथ लिख दिया। ठीक, यानी बल्क मॉडुलस को जो इन्होंने प्रेशर लिखा था उसी बल्क मॉडुलस ऑफ को इन्होंने गामा पी लिख दिया, अब बाकी एज इट इज रहने दिया। अब जब स्पीड निकाली गई तो हमारा रिजल्ट निकला स्पीड ऑफ साउंड के बराबर, जो कि एयर में आना चाहिए, उसके अप्रोक्सीमेट आ गया। तो इसका मतलब ये फार्मूला सही था। ठीक है, तो ये फार्मूला सही है। अब मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो एडियाबेटिक कांस्टेंट है गामा, एडियाबेटिक कांस्टेंट जो है ये होता है 1.67। ठीक, डाइएटॉमिक गैस के लिए 1.4, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए 1.28। ठीक है, समझो। गामा की वैल्यू Cp/Cv के बराबर होता है। Cp होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दो बातें आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं इको पे। इको क्या होता है? इको रिफ्लेक्शन पर ही काम करने वाला एक फिनोमिना है साउंड का। ठीक, कि पहाड़ी इलाकों में खड़े हो जाओ, अब पहाड़ी इलाकों में खड़े होके चिल्लाओ आई लव यू, उधर से पहाड़ में से तुम्हारी आवाज रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे रहा है आई लव यू, तो अपनी ही आवाज को आप कुछ देर के बाद दोबारा सुनते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं इको। इको भी एक तरीके का, इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। इको को भी हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना? इको मतलब प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि में क्या होता है कि कोई हार्ड सरफेस है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये एक हार्ड सरफेस है। ये क्या है? ये एक हार्ड सरफेस है। ठीक, यहां से भाई साहब ने कुछ बोला, ठीक, क्या बोला? आई लव यू। अब ये आई लव यू गया टकराया और ये आई लव यू रिटर्न मार दिया, और जो इन्होंने बोला वही चीज इन्होंने दोबारा सुना। तो इस चीज को बोलते हैं इको। और इको के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे, एकदम परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है ना। इको के लिए कुछ कंडीशंस है, तो ये इको आपको समझ में आ गया। अब इको की कुछ कंडीशन है, क्या है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि फॉर हियरिंग एन इको इज दैट रिफ्लेक्टेड साउंड शुड रीच द ईयर ओनली आफ्टर अ लैप्स एट एन इंटरवल ऑफ, यानी कि समझ लो कि जो साउंड 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देगा वही इको है। अगर उससे पहले आ गया तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा कान इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है कि इससे पहले अगर साउंड वो टकरा के आ गया तो हम प्रॉपर सुन पाए, नहीं सुन पाएंगे। तो 0.1 सेकेंड के बाद जो साउंड आएगा वो हम प्रॉपर सुनेंगे, यानी कि हमने आई लव यू बोला, आई लव यू सुन लिया प्रॉपर, ये इको है। तो इसके लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो मिनिमम डिस्टेंस हमारी होनी चाहिए लगभग इसका आधा, ये 34 लिखा है। 34 किसका होता है? 17 दूना 34, यानी लगभग 17 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए लगभग। कहीं कहीं आपको ये 17.5 मीटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए इस हार्ड सरफेस का इको सुनने के लिए, वो ऑब्जेक्ट से यानी कि साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों से 17.5 मीटर या कह लो 17 मीटर के बराबर होना चाहिए। अगर इससे कम डिस्टेंस पर है तो इको हम नहीं सुन पाएंगे, इससे ज्यादा दूर है तो सुन पाएंगे। ठीक है। और कितने देर बाद ये साउंड टकरा के आना चाहिए? 0.1 सेकेंड लेटर आना चाहिए, तब जाके हम सुनेंगे। अगर इससे पहले आ गया तो सुनाई नहीं देगा। और इसमें स्पीड ऑफ साउंड एयर में क्या लिया गया है? 340 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एनटीपी पर यही लेते हैं।
ठीक है ना। जैसे केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में एनटीपी पर लोग कितना ले लेते हैं, वो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हैं। और फिजिक्स में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस वैसवा को 22 से 25 तक लेते हैं, हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, क्योंकि हमको इसको केल्विन यानी एब्सोल्यूट स्केल के अकॉर्डिंग मेजर करके कैलकुलेट करना होता है समटाइम। तो 227 में जब 273 ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है सीधा 300, और ये हो गया 27 डिग्री सेल्सियस था, अब ये केल्विन हो गया, यानी 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में 300 के बराबर होता है। अब केल्विन हमारा टेम्परेचर का एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, ठीक है। तो केल्विन यूनिट में ही हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। चलो, तो ये भी बात मैंने आपको बता दी। कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो हार्ड सरफेस होना चाहिए 17.5 से कम दूरी पर नहीं होना चाहिए, या कम से कम 17 पे होना चाहिए या उससे दूर। साउंड कितनी देर बाद आना चाहिए, 0.1 सेकेंड लेटर, यानी 0.1 सेकेंड के बाद जो आएगा तभी हम उसे इको कहेंगे। ऐसे ही एक फिनोमिना और है जो कि रिफ्लेक्शन पर ही काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्बिरेशन। इसको भी हिंदी में कहीं ना कहीं प्रतिध्वनि ही बोला जाता है, इसको भी प्रतिध्वनि ही कहीं ना कहीं बोला जाता है। लेकिन ये क्या होता है पहले समझते हैं, फिर स्टेटमेंट पढ़ा जाएगा। यहां पर गाना बज रहा, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, गाना बज रहा है एकदम मजे में। अब ये गाना इस सीलिंग से टकरा रहा, कहाँ, यहाँ पर भी टकराया, यहाँ पर टकराया, यहाँ पर टकराया, यहाँ पर टकराया, इधर टकराया, दीवालों से टकराया, इधर दीवार से टकराया, ठीक। ये इधर के दीवार से टकराया, किधर के दीवार से, इधर के दीवार से टकरा के जा रहा, इधर से दीवार से टकरा के जा रहा, मतलब अलग इधर से टकराया, ऐसे टकराया, ऐसे टकरा के जा रहा, और जाने के बाद ये भाई साहब सुन पा रहे हैं। तो इस चीज को बोलते हैं रिवर्बिरेशन, ठीक है, रिवर्बिरेशन। बात समझ आई कि वॉल से चारों तरफ से टकरा रहा है और उसके बाद सुनाई दे रहा है, तो ये रिवर्बिरेशन है। पुराने जमाने में जब स्पीकर वगैरह अवेलेबल हर जगह नहीं होते थे, फिर भी कॉन्फ्रेंस होता था, तो जो हॉल बनते थे पहले जमाने में, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह, उसका छतवा कर्व बनाया जाता था ऐसे, ठीक है ना, कॉनकेव टाइप में। कैसे बनाया जाता था बाबू, हम क्या बोल रहे हैं, बात को समझ रहे हो ना, कॉनकेव बनाया जाता था ऐसे थोड़ा, क्योंकि जैसे यहाँ से आदमी कोई बोल रहा है तो इसमें टकराएगा, और ये कॉनकेव है तो बड़ी आसानी से मतलब जाके दीवालों में इधर, यानी कि जो ऑडियंस बैठी है उन तक हमारा आवाज को पहुंचा देगा। चलो हम ड्रॉ करके तुमको दिखा देते हैं, तुम्हें परेशान नहीं होना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये ऐसे बनाया जाता था कि ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल की वॉल है, ठीक, और ये छतवा है कॉन्फ्रेंस, ऐसे कि यहाँ से खड़ा होके कोई आदमी अपनी भाषण दे रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, और इधर सब पब्लिक बैठी है। इधर कौन बैठा, पब्लिक। तो यहाँ से जाने वाला साउंड इधर से टकरा रहा है, इधर जा रहा है, इधर से टकरा रहा है, इधर जा रहा है, इधर से टकरा रहा है, इधर जा रहा है, इधर से टकरा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक। और हर जगह के आदमी जो बैठे हैं, कुछ तो साउंड ऐसे जा रहा है तो सुनाई दे ही रहा है, ठीक। और इस तरीके से हर रो में बैठे हुए आदमी तक हमारी आवाज पहुंच जाती थी प्रॉपर, यानी जबकि दूर दूर लोग होते थे, यहाँ की आवाज यहाँ तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन ये सीलिंग जो था ये काम कर देता था। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिवर्बिरेशन। तो रिवर्बिरेशन क्या है कि इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर इट हैज बीन स्टॉप्ड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम सोर्स सच एज फर्नीचर, पीपल, एयर एक्सेट्रा विद इन अ क्लोज सरफेस। तो हम लोग जो है कि जैसे मान लो यहाँ पे बज रहा था गाना, और गाना को हमने बंद कर दिया, अचानक से ये बंद कर दिया, इसको खत्म, नहीं बजा रहे, इसको हम नहीं बजा रहे, बंद कर दिया, और लेकिन फिर भी ये आवाज जा रहा है, यहाँ टकराने के बाद यहाँ सुनाई दिया, ये है रिवर्बिरेशन। समझ में आया। चलो, तो हमने साउंड में जितने भी टॉपिक थे सारे के सारे कवर कर दिए। अब बचे कुछ सवाल। क्या सवाल आप जानना चाहोगे? अगर आप जानना चाहोगे तो कमेंट जरूर करना, और अगर जानना है तो चलो कुछ सवाल हम आपको दिखाते हैं। हमारे मोहल्ले में कुत्तों का आतंक हो गया है। इस ससुरे क्या करते हैं, हमारे गली के बीच में आके भों भों लगा देते हैं। एक कुतिया है, उसके पीछे 77 कुत्ते भौंकना शुरू कर देते, लड़ते हैं भाई, लड़ते हैं, टक्कर की लड़ाई चलती है, ठीक। पता नहीं कुतिया भी इतनी बदतमीज है ना कि वो आएगी इसी गली में, बीच में अटक जाएगी। इधर के टीम वाले कुत्ते और इधर वाले टीम वाले कुत्ते, दोनों कुतिया बीच में, ये इधर से भों भों करेंगे, ये इधर से भों भों करेंगे, क्या करें। खैर, ये जो भौंकते हैं ये साउंड है, सुनाई देता है, समटाइम इरिटेट भी करता है। कुछ तो साउंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लीजेंट साउंड और एक होता है नॉइज। एक ही रूम में ढेर सारे स्पीकर बजा दिए जाए और सभी स्पीकर में अलग अलग गाने, तो ये क्रिएट करेगा नॉइज, क्योंकि ये जब साउंड वेव आपस में मिलेंगे
तो एक अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगेगा। वहीं पर अगर सारे स्पीकर में एक ही गाना बज रहा हो और सभी एक ही टाइम पे प्ले किए गए हों, ठीक है ना, तो वो हमको सुनने में अच्छा लगेगा कि आराम से गाना बज रहा है कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है ना, ठीक। तो अच्छा लगेगा सुन के। और ऐसे ही भोजपुरी सुना देते हैं 2 लाइन। अरे कनवा में सोबे बाली जूरा पे लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली जान मारेली, बगल वाली जान मारेली। तो ये है प्लीजेंट साउंड, ठीक। तो ये है अनप्लीजेंट साउंड, समझ गए। चलो, तो ये भी मैंने बता दिया। अब आपके स्क्रीन पर सवाल है। सवाल में सबसे पहले लिखा है, पहला सवाल एकदम ध्यान से देखिएगा कि कंपेयर टू ऑडिएबल साउंड वेव अल्ट्रासोनिक वेव है। तो अगर ऑडिएबल साउंड वेव और अल्ट्रासोनिक वेव की अगर हम बात करें तो अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ऑडिएबल साउंड से, ठीक है ना। तो कंपेयर टू ऑडिएबल साउंड वेव किससे? अल्ट्रासोनिक से। तो ऑडिएबल की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक से कम होती है। तो हम क्या लिखेंगे? हायर स्पीड, हायर फ्रीक्वेंसी, लॉन्गर वेवलेंथ, बोथ हायर। ओके, तो हम भैया अल्ट्रासाउंड वेव की बात करें तो अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक। कब आया था? 2019 में आया था। अगला सवाल भी 2019 सेकेंड में आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें तो ये तो एक इलास्टिक वेव होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, ध्यान देना, ये साउंड वेव नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन है वेव का सवाल। तो ये हमारा इलास्टिक होता है। दूसरा, दे कैन ऑल्सो मूव इन वैक्यूम, बहुत सही, ये भी होता है। दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी लाइन होती है, सही। ये तीनों बातें सही हैं। दे मूव विद स्पीड इक्वल टू 3 लाख मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। इसमें चारों सही हैं। क्या इसमें चारों सही है कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 लाख लिखा कि 3 लाख किलोमीटर लिखा है? अरे 3 लाख लिखा, गलत है ये, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है भाई कि 3 × 10⁸, ठीक है ना। तो अगर 5 जीरो यहाँ लगा दें तो 1 2 3 4 5, तो ये 3 लाख बन गया। बाकी के 3 जीरो को अलग कर दें, ठीक, तो ये, और उसके बाद लिखे मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है, तो इनको बोल देंगे 3 लाख, ठीक। अब मीटरवा के साथ अगर इस 1000 को ऐड कर दिया जाएगा तो 1000 और मीटर मिलके बन जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड नहीं होता है। मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट चौथा गलत है, 3 सही है। तो 1 2 and 3 आर राइट। अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया, आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक। या तो अगर 4 का ऑप्शन दिया है तो इसका मतलब कि क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने जो टाइप किए हैं भाई साहब वो गलत लिख दिए हैं। 3 लाख की जगह यहाँ मीटर ना होके यहाँ फिर किलोमीटर होगा। किलोमीटर पर सेकेंड अगर कर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। जब ये सही हो जाएगा तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा, क्योंकि देखो बाबू 1 2 3 का कहीं पे ऑप्शन नहीं, 1 2 4 दिया है, 3 4 दिया है, 2 3 दिया है, तो इसका मतलब यही हमारा सही जवाब है, ठीक है ना। तो ये टाइपिंग एरर है। आगे चलते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। तो लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर। तो सीधा एम्पलीट्यूड पर हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो क्या लिखा, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेवल साउंड वेव। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू एयर, साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू स्टील, साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो नॉट ट्रू में डी इज द राइट, क्योंकि साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, और इसमें लिखा कैन ट्रेवल, कर सकता है, तो ये गलत हो गया। तो डी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। यहां भी लिखा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट को पहले मार्क कर लो, क्योंकि हम कभी कभी जल्दबाजी में गलती कराते हैं। सवाल में आता है एनडीए ज्यादातर नॉट करेक्ट करके सवाल पूछ लेता है और हम करेक्ट वाला पर टिक करके चले आते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट। साउंड ट्रेवल एट स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, सही बात है। साउंड वेव आर ट्रांसवर्स वेव, गलत जवाब है। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, सही जवाब है। साउंड वेव ट्रेवल फास्टर मॉइस्ट एयर देन ड्राई एयर, सही है। साउंड वेव लिखा है ना ट्रांसवर्स वेव, तो ये नहीं होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। इंडिया 2021 फर्स्ट में पूछा गया सवाल कि द साउंड क्रिएट इन अ बिग हॉल परसिस्ट बिकॉज ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। अभी बताए हैं लास्ट टॉपिक, इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्बिरेशन। क्या बोलते हैं? रिवर्बिरेशन। अगला सवाल,
तो एनडीए 2021 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट कौन नहीं है? तो डेसिबल इज नॉट अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेसिबल लाउडनेस को मेजर करता है, अब बाकी ये सभी फ्रीक्वेंसी के यूनिट है, ये सभी फ्रीक्वेंसी के यूनिट है इसको छोड़ के। तो यही हमारा सही जवाब हुआ, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल 2021 फर्स्ट में पूछा गया कि बीट्स is a phenomena that occur when frequencies of two harmonic wave are nearly same। बीट्स एक अलग तरीके का फिनोमिना है, ये साउंड से ही रिलेटेड एक तरीके का सवाल है, लेकिन ऐसे भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं कि बीट हमारा तब फॉर्म होगा जब दो साउंड की फ्रीक्वेंसी लगभग नियरली और वो आपस में सुपर इम्पोज करे, तब फॉर्म होगा बीट। ठीक है, ये वही गाने वाने वाला बीट है, समझ रहे हो कि म्यूजिक, ड्रम, स्पीकर, तुम्हारी आवाज सब मिलके बीट बनता है। ऐसे थोड़ी ना है कि एक चीज बीट बना देगा, एक चीज का बीट नहीं होता। ठीक है, हाँ समझो इस बात को। तो देखो बेटा, ये थे सारे सवाल, यानी इसके बाद सवाल खत्म हो गए। तो इस तरीके के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। और एक सवाल आप हमेशा याद रखिए, बैट वाला सवाल हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कि बैट जो है अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ती भी हैं और सुनते भी हैं। चमगादड़ अल्ट्रासाउंड वेव को रिलीज भी करते हैं और उसको रिसीव भी करते हैं, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करते हैं वो। और इसी के सहारे अपने शिकार के बारे में पता भी लगाते हैं और इसी से अपने रास्ते में आने वाली चीजों से टकराते भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट का उनकी चीजें वो समझ जाते हैं, उनका दिमाग इस लेवल पे है कि बड़ी चीजों से साउंड टकरा के आया है कि छोटे से इंसेक्ट से टकरा के आया, वो जान जाते हैं कि दीवार से टकरा के तो दीवार को थोड़ी ना खाने के लिए लपक पड़ेंगे, वो कीड़े को खाएंगे तो जान जाते हैं कि ये साउंड हुआ हमारा रिफ्लेक्ट होके आया है, ये दीवार से आया है और ये कीड़ा से आया है, मतलब ये शिकार है, इसको खाना है। ठीक, तो ये सवाल हमेशा आता है और ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है साउंड वेव का। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है, जितने भी बच्चों तक, इसे दूर दूर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। बाकी हंसते हंसाते रहिए, एकदम बिंदास पढ़ते पढ़ाते रहिए, ये मेरा काम है। मैं पढ़ता भी हूँ पढ़ाता भी हूँ, दोनों काम चल रहा है एकदम तगड़े से। लेकिन पढ़ता क्या हूँ, आप लोगों के लिए बहुत सारी फिजिक्स की किताबें पढ़ता हूँ। ठीक है, डिग्री लेने के लिए पढ़ाई नहीं करता, अब आप लोगों की पढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ, नई नई चीजें ढूंढता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग प्यार दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।